अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। कल पंजाब के वो इंतखाबात होने जा रहे हैं जिनकी वजह से गुज़श्ता कई दिनों से पाकिस्तानी सियासत में एक बड़ी हलचल है और आपने कई बड़े जलसे देखे होंगे। PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब के और मरियम नवाज़ साहिबा के दोनों जानिब से बड़े जलसे थे। लेकिन ये तय कल होगा कि बड़े जलसों वाले जीतते हैं, क्योंकि बड़ा मुकाबला है दोनों से। हर कोई कह रहा है कि हमारे जलसे बहुत बड़े हैं, पर डिसाइड कल होगा जब बैलेट बॉक्स से बैलेट पेपर निकलेगा और वो काउंट होंगे और वो बताएंगे कि कल कौन कहाँ जीतता है और कितनी नशिस्तें जीत पाता है। क्योंकि एक अगर अंदाज़ा लगाया जाए चीफ़ मिनिस्टर बनने का, तो 13 सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए और 7 से 8 सीट्स जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को चाहिए। अब देखना ये कल कौन कितनी नशिस्तें हासिल कर पाता है, किसका पलड़ा कितना भारी है। क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि दोनों जानिब से इक्वली बड़े जलसे किए गए हैं, लेकिन अब वक्त ये बताएगा, कल का वक्त ही बताएगा और नताइज बताएंगे कि कौन कितना कामयाब रहा। इस पर भी हम बात करेंगे। साथ में हम एक हाफ बलूचिस्तान की सूरत हाल पे भी करेंगे, क्योंकि गो मानसून की बारिशों की वजह से पाकिस्तान के कई इलाके, साउथ पंजाब, इंटीरियर सिंध, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान का पहचाना जाने वाला शहर जो है कराची, वो भी तकरीबन 50% तक डूब चुका है इस बारिश में। काफ़ी नुकसान भी हुआ। बलूचिस्तान के तकरीबन 10 शहर जो हैं वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं और उनमें एमरजेंसी का नफाज भी कर दिया गया तकरीबन 9 शहरों में। तो बताना ये मकसूद है कि ये मानसून का आगाज़ है, अभी बारिशों का सिलसिला अगले 10 से 15 रोज़ तक जारी रहेगा। तो आगाज़ में इतना नुकसान हुआ है तो उसके बाद आगे क्या होगा, हम इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा सियासी सूरत हाल में बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगी बलूचिस्तान स्पोक्स पर्सन फ़रा अज़ीम शाह साहबा। तो जब वो आएंगी तो हम ज़रा बलूचिस्तान पर जाएंगे। उससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब अमीर अब्बास साहब। अमीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे अमजद खान नियाज़ी साहब। तो ज़रा मुल्क की सूरत हाल में बात करेंगे। अमीर अब्बास साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि बड़े जलसे करने वाले ज़्यादा वोट ले सकते हैं या नहीं, ये, और दूसरा आपकी नज़र में किसके जलसे बड़े थे और कल कौन कामयाब होगा सर, नून लीग के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? अमीर अब्बास साहब हैं साथ? एहसन नसीर साहब अभी नहीं है साथ। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों जानिब से एक दूसरे पर धांधली के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जाता है कि एक शख्स लाहौर के हल्के में शनाख्ती कार्ड समेत पकड़ा गया और उसने कहा यह था कि 2 से 3 हज़ार रुपए दे के वोट की कमिटमेंट की थी। मुल्तान में जैन कुरैशी साहब के हवाले से कहा गया था कि वो उन्होंने वोट के बदले 20 वोट देगा तो एक बाइक जो है वो उसको दिया जाएगा। चाइना का बाइक होगा तो वो भी 45 से 50 हज़ार रुपये का, तो वो भी एवरेजली 3 हज़ार रुपये पर वोट का एक अंदाज़ा बनता है। तो दोनों जानिब से ना सिर्फ धांधली के इल्ज़ाम है बल्कि धांधली के सबूत भी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कबल इलेक्शन अगर धांधली के मुख्तलिफ वाक़यात सामने आते हैं तो उस पर इदारे क्यों इतने खामोश हुए, कोई बड़ा रिस्पॉन्स नज़र नहीं आता। इस पर बात करूँगा। अमीर अब्बास साहब, आपकी नज़र में किसके जलसे बहुत बड़े थे और कल कौन कामयाब होगा सर? देखिए, बड़ा मुश्किल है और बड़ा दिलचस्प है अदनान। मैं कोई ऐसी प्रोडिक्शन नहीं करना चाहूंगा कि कल शाम को आप मुझे कहें कि मैंने क्या प्रोडिक्शन की है, लेकिन सख्त मुकाबला है और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने भी रिकॉर्ड जलसे किए हैं, मरियम नवाज साहिबा भी, उन्होंने भी कमाल कैंपेन चलाई है। कहीं किसी के लोग ज्यादा थे, कहीं किसी के लोग कम थे। दोनों विजुअल सामने आते थे तो बाजूकार लगता था कि मरियम का अच्छा जलसा हो गया है, कभी लगता था कि इमरान खान साहब खड़की तोड़ हफ्ता उनका जा रहा है। एक दिन में 2-2, 3-3 जलसे और सही जिसको कहते हैं कि लोगों के सामने जाके सियासतदान जब नाक रगड़ता है, वोट मांगता है, उनसे मेहनत करता है, वो बहाल हमें नजर आया है। ये अलग बात है कि पावर में आने के बाद के सियासतदान इन्हीं लोगों को कहते हैं कि वो इनके सामने नाक रगड़े और अवाम पर नाक रगड़ती है। लेकिन जो एक हेल्दी पॉलिटिकल कंपटीशन है, अच्छा है ये हमारी जमहूरियत के लिए, वो हेल्दी पॉलिटिकल कंपटीशन नजर आया। लेकिन हुकूमत के जो हरबे हैं वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह हुकूमत ने डराने की, हरास करने की कोशिश की है अपने मुखालिफिन को, या लाहौर से तो कई दफा खबरें आती रही कि जो PTI के कैंडिडेट है उनकी कॉर्नर मीटिंग्स के ऊपर, उनके दफातर के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। अभी अली अमीन गंडापुर के बारे में कहा कि जी वो दाखिल नहीं हो सकते। कुछ और लोगों को कहा कि जी आप पंजाब में नहीं आ सकते हैं इलेक्शन दिन के हवाले से, चुके इमरान खान साहब ने ड्यूटीज लगाई थी। सो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है।
हुकूमत को बड़ा दिल करना पड़ता है। ऑपोजिशन जो है वो तो पहले ही ऑपोजिशन में होती है, तो हुकूमत वैसे अच्छी बात है अमीर अब्बास साहब, एक अच्छी बात तो ये है मतलब कि अमीर अब्बास सहाफ़ती आदाब सामने रखते हुए एक तज्जिया पेश कर रहा है, पॉलिटिकल एनालिसिस से बच गए। आजकल बड़ा मसला है कि हम साफ़ी पॉलिटिकल राय भी दे रहे होते हैं, हम अपने अपने पॉलिटिकल एफिलिएशन से बता रहे होते हैं और उसको साबित भी कर रहे होते हैं कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। मैं ज़रा PTI का मौक़िफ़ ले लूँ। अमजद खान न्याज़ी साहब बड़े मुतहर्रिक हैं पंजाब के मुख्तलिफ हलकों में। अमजद साहब, क्या पोजीशन रहेगी सर कल के जो इंतखाबात हैं? क्या PTI मतलूबा नंबर जो है CM बनने के लिए स्पेसिफिकली, मैं 10 नंबर की बात नहीं कर रहा कि 20 में से 10 नशिस्तें जीत गए तो वो वी आर सक्सेसफुल, 11 जीत गए, जो CM के लिए नंबर चाहिए क्या वो अचीव कर पाएंगे आप? पाकिस्तान में अब ये वक्त की जरूरत है कि अब इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए। अगर रास्ता रोकने की कोशिश की गई तो मुल्क के अंदर इंतशार बढ़ेगा और इससे गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो ज्यादा अबतर होगी। और अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला 20 की 20 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े आराम से और बड़े मार्जिन के साथ जी। और ये भी हिस्ट्री होगी कि इनके उम्मीदवारों की। अमजद साहब एक कमेंट कर दीजिएगा सर, ब्रेक में भी जाना है, हम एक कमेंट रखिएगा। बड़ा अच्छा बात आपने कि 20 की बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस है आपका। सर आपकी हुकूमत में आपने कोई 12 से 13 इलेक्शन ज़मीनी इंतखाबात हुए। यार माजी छोड़ दो ना अदनान, अब तुम सर माजी फाड़ तो नहीं सकता मैं उठा के, माजी साथ रहेगा ना। बहुत सारे पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका है। आज की बात का, कल की बात का। सर बात सुने अमजद भाई, माजी को छोड़ा तो नहीं। अब देख रहे आपके इस जुमले में अमीर अब्बास भी मुस्कुरा रहे हैं। मैं आज की बात कर रहा हूँ ना। अमीर अब्बास भाई ने जो तजिया किया है आपको बताया है। मैं ये चूंकि चलो हम पे तो आप कह सकते हैं मैं बायस्ड हो सकता हूँ, पार्टी का हूँ और पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो उसकी वजह से बातें कर रहा हूँ। आप न्यूट्रल अगर तब जरा जिससे भी सुनेंगे, धांधली के अलावा इनके पास कोई चॉइस नहीं है। लोगों की विल और विश जो है वो एक ही है, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो उम्मीदवार को भी नहीं देख रहे। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को देख रहे हैं बस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। एक ब्रेक पे जा रहा हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम पहले बलूचिस्तान पे बात करेंगे, मानसून बारिश की सूरत हाल। उसके बाद दोबारा से अमजद न्याज़ी साहब भी हमारे साथ होंगे और अमीर अब्बास हमारे साथ ही हैं अबाउट द सिचुएशन के कल होगा क्या। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन, कल के इंट्रो में हमने बात की थी कि पूरे मीडिया का फोकस जो है वो पंजाब के इलेक्शन के ऊपर है। पाकिस्तान के बड़े सूबे के मसाइल पर हम बात नहीं करते, तो हमें करनी चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई मेरे वो एक्टिविस्ट जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के बलोच एक्टिविस्ट हैं, वो कहते हैं यार आपने भी इंट्रो में एक दफ़ा बोला, उसके बाद आपने भी बात नहीं की। तो बात तो सच है, हमारे लिए कभी भी बलूचिस्तान इररेलेवेंट नहीं है और हम ये भी नहीं कह सकते कि वो गैर अहम है। आज भी हम कल इलेक्शन है लेकिन फिर भी हम बलूचिस्तान के जो सैलाब ज़दा इलाके हैं जहाँ बहुत सारे मसाइल हैं उन पर बात कर रहे हैं और टॉपिक को दरमियान में रोका है। बलूचिस्तान में बात करेंगे, फिर वापस पंजाब में बात करें। अमीर अब्बास और फ़राह अजीम शाह साहब तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत इस पर बात करेंगे। फ़राह साहब, व्हाट इज़ द सिचुएशन राइट नाउ? मानसून की बारिशों का शुरू है और 9 से 10 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, इमरजेंसी लगा दी गई है। तो क्या सूरत हाल है राइट नाउ वहाँ पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अहम टॉपिक पे मुझे मौका दिया कि मैं बलूचिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से आपसे बात कर सकूं। देखें, ये जो प्री मानसून का एक सिलसिला था, ये 13 जून से स्टार्ट हुआ और इसका स्पेल अभी तक जारी है। और जो रेन्स थी वो इतनी शिद्दत से जो बारिश थी उसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कोई भी डिज़ास्टर आने से पहले एक कंटिजेंसी प्लान जो होता है वो मुरतब कर लिया जाता है और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें PDMA ने तमाम DDMAs को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, DCs, कमिश्नर्स, लेवीज, पुलिस, FC, आर्मी, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता दी जाती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे आप जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत अंडर द लीडरशिप ऑफ मीर अब्दुल कद्दूस बिज़न, जो हमारे चीफ मिनिस्टर, इन्हें चंद माह हुए हैं अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए और हम ये सोच रहे थे कि इन चंद माह में ये पहला मानसून का सीज़न है जो हमारे रहते हुए आया है, तो 2 से 3 ऐसे मसाइल हैं, अगर पिछली हुकूमतें उस पर तवज्जो दे देती तो आज जितना
डैमेज हमारे सामने हुआ है, जितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं वो ना होती। अब वो दो बहुत अहम रीज़न कैजुअलिटीज हाउ मच जी 69 जो अभी शाम तक हमारे पास रिपोर्टेड थी वो 69 हैं और जो इंजर्ड लोग हैं वो 49 हैं। अच्छा, इसके साथ साथ देखिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ और आपके प्रोग्राम के थ्रू ऑफ कोर्स पब्लिक को भी ये बताना चाह रही हूँ कि एनक्रोचमेंट, तजावुज़ात कि नदी नालों पर जो कंस्ट्रक्शन थी लोगों की, लाजमी बात है जब पानी ने गुजरना है तो उसे रास्ता चाहिए, और जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी पानी को कोई हर्डल आएगा तो वो डैमेजेस ज़्यादा होंगे। फरा मैम, बजिंदर साहब पहले भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। जो 69 लोग आप बता रही हैं जो इसमें जाँ बाग हो गए, शहीद हो गए, मैं उन्हें शहीद कहता हूँ इस बारिश और तूफान, और कई लोग बेघर हो गए, तो इसकी जिम्मेदार बलूचिस्तान गवर्नमेंट है या नहीं है, ये बताएं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, बलूचिस्तान आपको पता है कि रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, लेकिन आबादी के लिहाज से भले कम है, लेकिन उसकी आबादी दूर दूर तक फैली हुई है और उसको कंट्रोल करना। अब देखें, जब फेडरल बजट पेश हुआ था तो हमारे चीफ मिनिस्टर खुद पर्सनली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिले थे और उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि बलूचिस्तान का जो बजट है उसमें शेयर बढ़ाया जाए। क्यों बढ़ाया जाए? इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हैंडल करते करते हमारा सारा फंड्स जो हैं वहीं पर ही निकल जाते हैं, तो डेवलपमेंट फंड्स जो हैं हमारे पास बहुत कम रह जाते हैं। अमीर अब्बास साहब, बिल्कुल अमीर अब्बास, कमेंट कीजिएगा सर। एक तो गिला ये है बलूचिस्तान के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं अमीर अब्बास समेत तमाम टीवी एंकर से कि वो बलूचिस्तान के मसाइल पे बात नहीं करते, एक तो इस पर भी कमेंट कीजिएगा। दूसरा, 70 लोग शहीद हो जाएं बारिशों की वजह से एक बड़े सूबे के अंदर, क्या ये फेलियर नहीं है गवर्नमेंट का? सर दुनिया भर में ऐसा ही होता है जब बारिशें इसी तरह आए, लेकिन बाय द वे ये भी बताता चलूँ कि कोई 1000 मिलीमीटर बारिश नहीं होगी वहाँ पे कितने लोगों का नुकसान हो गया। सर अमीर अब्बास साहब, देखिए अदनान, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बलूचिस्तान के मसाइल जो है वो हाईलाइट नहीं करता हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। ये शिकायत सिर्फ बलूचिस्तान को नहीं है, शिकायत गिलगित बल्तिस्तान को भी है, ये शिकायत आजाद कश्मीर को भी है और बलूचिस्तान की भी शिकायत और बजा शिकायत है। हम सिर्फ किसी हादसे का इंतजार करते हैं बलूचिस्तान में, हम इंतजार करते हैं कि वहां पे कोई कर्नल नई बेग शहीद होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे बलूचिस्तान को। हम इंतजार करते हैं कि वहां पे सैलाब को तबाही बर्पा करेगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे। हम इंतजार करते हैं कि कहीं आवारान के इलाके में कहीं कोई जल्जला आएगा तो हम बलूचिस्तान को डिस्कस करेंगे, वरना बलूचिस्तान डिस्कस नहीं होता। ये मैं कन्फेशन आपके सामने करना चाहूंगा। दूसरी बात यह है कि जो ये तबाही हो रही है, देखें मैंने कई सैलाब कवर किए हैं। 2010 का सैलाब इंतहाई डेडलीस्ट फ्लड्स में से एक था पाकिस्तान के, यानी 1970 का 70-71 का जो सैलाब पाकिस्तान में आया था, जिसको बहुत खौफनाक और खूनी सैलाब कहा जाता है। उसके बाद भी कई सैलाब हर साल ऑल्टरनेट ईयर के बाद आते हैं ऑलमोस्ट। फिर 2010 का सैलाब आया था, मैंने 2014 के सैलाब को कवर किया, 2015 के सैलाब को कवर किया। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि कोई बड़ी तबाही नहीं हुई, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि जब हमारी हुकूमतें जानती हैं कि दरियाओं के रास्ते कौन से हैं, नदी नालों के रास्ते कौन से हैं, फिर ये प्रोग्राम्स में बैठ के बताएं कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट हो गई है और वहां पे नदी में इंक्रोचमेंट होगी और कराची में इंक्रोचमेंट होगी, तो ये क्या है? ये मकसद के साथ मैं तो समझता हूँ हुकूमत अपनी गलती को तस्लीम करती है, ये बताने की जरूरत तो नहीं है। कराची में हर साल आपको मालूम है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 3 महीनों में से 15 से 20 दिन के लिए बारिशें आएंगी और वो बारिशें वहां पे हर साल तबाही बर्पा करती हैं। टोटल कितनी बारिश होती है कराची के अंदर? एवरेज एनुअल रेनफॉल अदनान 4 से 5 इंच है। दुनिया में ऐसे शहर भी हैं जैसे क्विब्डो जो मैक्सिको का शहर है, वहां 289 इंचेस बारिश होती है, 289 इंच। दुनिया के दर्जनों ऐसे शहर हैं जहां सालाना 100 इंच से ज्यादा औसतन बारिश होती है। यार वहां तो गटरों से पानी निकल के लोगों के घरों में दाखिल नहीं होता, वहां तो अंडरपासेस इस तरह से नहीं डूबते। ये बदनसीबी बदबख्ती यही पे क्योंकि प्लानिंग नहीं है, निजाम नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, स्टेट की लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं। बिल्कुल ठीक। एक कमेंट मुझे इजाजत दें जी। देखिए, जैसे यहाँ पे हमारे दरियाओं में सैलाब आते हैं, नदी नालों में सैलाब आते हैं। अमेरिका में हर साल जो कोलोराडो रिवर है, वहां जब पानी आता था तो इतना पानी आता था कि वो तबाही और बर्बादी फैला देता था, और जब वो खुश्क होता था तो इतना खुश्क होता था कि लोग पैदल उस दरिया को अबूर करते थे। फिर अमेरिकी कौम ने सोचा कि हम क्या करें, हमें इसको सारा साल हरा भरा भी रखना है और तबाही को भी रोकना है। फिर उन्होंने हूवर डैम बनाया
जिसको वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया जाता है। वहां के प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर के नाम पे उसको रखा गया। 7 रियासतों में वो डैम मुतनाज़ा था, जैसे हमारे यहाँ कालाबाग तो 3 रियासतों में, वो 7 रियासतों में था। उन्होंने अमेरिकी कौम को इंसान का पुत्र बना के बिठाया और कहा कि इस मसले को हल करना है, अगर हमें सुपर पावर बनना है। फिर उन्होंने वो डैम बनाया। आज पूरी दुनिया उस डैम को देखने जाती है कि ये क्या दुनिया का अजूबा है। भाई आपको पता है कि आपके दरियाओं में पानी कैसे आता है और हर साल आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं फराज साहबा, ये जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है इसकी जरूरत है। हम तो आज बलूचिस्तान में बात कर रहे हैं, अमीर अब्बास 2010 के सैलाब का हवाला दे रहे हैं, मैंने पिछले 10 साल चेक किए हैं, हर साल बलूचिस्तान में कहीं और तबाही होना हो बलूचिस्तान में ज़रूर होती है। तो आप लोग क्यों एक दफ़ा परमानेंट काम क्यों नहीं करते कि हमने अगली दफ़ा चीफ मिनिस्टर नहीं बनना तो इसलिए नहीं कर रहे हम टाइम तक डंग टपा रहे हैं। एक तो ये बता, दूसरा ये बता दें कहाँ आप लोगों ने इमरजेंसी लगाई है, किस किस शहर में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी यहाँ पे, बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स जो हैं वो नहीं की गई थी, लेकिन इस हुकूमत ने ऐसे ऐसे मार्के सर अंजाम दिए हैं। आपके सामने रेकोडिक का मंसूबा आपके सामने है। आप देखें कि पाकिस्तान पर कितना बड़ा जुर्माना आयद था, और वो फिर बलूचिस्तान के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं कि जिन्होंने बलूचिस्तान का मुकदमा भी लड़ा, और मुल्क की तारीख में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मुल्क में भी आ रही है जिससे मुल्क में भी फ़ायदा होगा और सूबे में भी फ़ायदा ही होगा। अब हम आ जाते हैं वापस इस सैलाब की तरफ। देखिए, नेचुरल डिज़ास्टर से तो हम रोक नहीं सकते उसे, लेकिन हाँ, बेटर प्लानिंग हम ज़रूर कर सकते हैं, और ये क्रेडिट भी मौजूदा हुकूमत को ही जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं यूके के एक डेलीगेशन को रिसीव करके आई हूँ, चीफ मिनिस्टर की उनके साथ मीटिंग हुई है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से और इन नेचुरल डिज़ास्टर से निपटने के हवाले से हम बहुत सारे प्लान्स बना रहे हैं, और हम ऐसी पॉलिसीज़ छोड़ के जाएंगे। एक और बहुत बड़ी जो खामी है पाकिस्तान में वो ये है कि जब चेहरे तब्दील होते हैं तो उनकी पॉलिसीज़ भी तब्दील हो जाती हैं। मैं समझती हूँ कि हमारे सियासतदानों को कुछ ऐसा रूल लागू करना चाहिए कि जो बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, जो भी पॉलिसीज़ बने, चेहरा कोई भी हो, वो पॉलिसीज चेंज ना हो, तो फिर कंटिन्यूसली आप डेवलपमेंट देखेंगे। हमारे तकरीबन टाइम कब तक बताइए, कहाँ इमरजेंसी लगाई, किस किस शहर में, जिन लोगों का नुकसान हुआ, जो कैजुअलिटीज हुई, उनको कंपनसेशन क्या दे रही है बलूचिस्तान गवर्नमेंट? जी देखिए, हमारे 10 के करीब डिस्ट्रिक्ट हैं जिन पे इमरजेंसी जो है वो नाफिज की गई है, और इसके साथ साथ जो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो दिन रात ड्यूटीज़ पर मौजूद हैं। इवन कि उन्होंने अपनी ईद की छुट्टियां भी मनसूख कर दी थी इसी ऑपरेशन की वजह से, और जिनके घर डैमेज हुए हैं, अभी वो असेसमेंट रिपोर्ट जैसे ही सामने आएगी, जितने हमारे वसाइल हैं उसमें रहते हुए हम अपनी आवाम को अकेले नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल कंपनसेट करेंगे। और जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं वो तो ऐलान किया है हुकूमत ने कि 10 लाख रुपए एक ख़ानदान को ज़रूर मिलेंगे। एक कैजुअलिटी, जिसके एक ख़ानदान। वफाकी हुकूमत से क्या मुतालबा है, क्योंकि सीएम की जानिब से आया था कि हमारे हालात फाइनेंशियली इज़ नॉट गुड, तो हमें वफाकी हुकूमत इसमें इमदाद भी करे इस सैलाब के दिनों में। जी बिल्कुल, जूम पे भी मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर से, और ऑनरेबल हमारे चीफ मिनिस्टर खुद भी मिले हैं प्राइम मिनिस्टर से, और इस सिलसिले में उन्होंने बताया है कि हमारे पास वसाइल की कमी है और हमें बिल्कुल सपोर्ट चाहिए। उन्होंने यकीन दहानी तो करवाई है कि सपोर्ट मिलेगी, और आज NDMA ने हमारे जो PDMA हैं उनसे रब्ता भी किया है, और रिक्वायरमेंट जो है वो भी पूछी गई हैं। अब लेट्स सी, हम उम्मीद करते हैं कि हमें फुली सपोर्ट किया जाए, और बलूचिस्तान को वैसे भी अगर फोकस कर लिया जाए तो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ना यहाँ वक्त ब्रेक के बाद कल के कामयाब होगा, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कबल वक्त जो धांधली के सबूत सामने आते हैं उस पर दुनिया भर में बड़ा एक्शन होता है, इलेक्शन तक मुलतवी हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में उसकी खबरें लगती हैं, न्यूज़ बुलेटिन में चलाया जाता है, हेडलाइंस में चलाया जाता है, अगले दिन आपको अखबार में सुपर लीड नजर आती है, और फिर पाकिस्तान में इलेक्शन भी उसी हल्के में हो रहे होते हैं और नताइज भी आ जाते हैं, और जो हार जाता है फिर वो उसको सबूत के तौर पे इलेक्शन के बाद इस्तेमाल करते हैं। ये प्रैक्टिस शायद पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है। अमीर अब्बास साहब, ये जो कबल वक्त धांधली की बातें की जा रही हैं, और कुछ PTI की जानिब से हैं, कुछ नून लीग की जानिब से हैं, और दोनों सबूत भी दे रहे हैं, जब दोनों सबूत कोई भी दे रहा हो इलेक्शन से पहले, उस पर हमारी अथॉरिटीज एक्शन क्यों नहीं करती सर? देखिए, अथॉरिटी आपके पास कौन सी है अदनान? अथॉरिटी तो इलेक्शन कमीशन की सूरत में है, और इलेक्शन कमीशन तो आपको कभी भी गैर जानिबदार नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन तो अपने मसल्स को शो ही नहीं करता, सिवाय मेरा ख्याल है ये एक मौका था जब ब्रिस्का के इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अपने मसल्स शो किए,
एक उसके ऊपर इंक्वायरी रिपोर्ट बनी है, उसमें बड़ी बड़ी सख्त फाइंडिंग सामने आई। उसके अलावा तो कभी भी इलेक्शन कमीशन ने जान नहीं दिखाई है। और हुकूमतों के साथ क्राइमल्स होता है और इलेक्शन कमीशन फैसिलिटेट कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है किसी न किसी फरीक को, कभी हुकूमत को करता है, कभी ऑपोजिशन को करता है, जिसकी जिसके साथ बेहतर बन रही होती है। तो अभी हालांकि इलेक्शन कमीशन के पास जो ताकत है वो तो यानी जिस वक्त इलेक्शन हो रहा है एक तरह से वो सुप्रीम कोर्ट की जितनी ताकत को हासिल कर लेता है, लेकिन और उसके जो मास फैसले हैं उन फैसलों में भी हमें नजर आ रहा होता है कि ये किसी खास मखसूस पार्टी को फेवर कर रहे हैं, किसी मखसूस पार्टी के खिलाफ फैसला। सर अभी भी आपको लगता है कि कल के जो इंतखाबात में उसमें इलेक्शन कमीशन जानिबदार है? देखिए अब 3 मरहल होते हैं अदनान, एक है प्री इलेक्शन, एक इलेक्शन डे और एक पोस्ट इलेक्शन। तो प्री इलेक्शन जो है वो तो कल सुबह 9 बजे तक का वक्त है। इसमें बहुत सारी ऐसी जगहों पे हमें लगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन को शफाफ बनाने के हवाले से इंतजामिया की मदाखलत को रोकने में कामयाब नहीं हुआ। अब जो कल इलेक्शन डे है वो कल 9 बजे के बाद पता चलेगा। 9 से लेकर शाम 5 बजे तक जो पोलिंग होगी कि वहां कहाँ पे गड़बड़ होती है और वहां इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार है। और फिर उसके बाद जो जब वोटों की गिनती है, जो पोस्ट इलेक्शन का मरहला है वो भी आप ये देखिए कि माजी में यानी 8-8, 9-9 साल पुराने केसेस इलेक्शन कमीशन में पड़े हुए हैं। हारने वाले ने कोई शिकायत करवाई हुई है, वोटों की गिनती की या वोटों की तशखीस की, वो आज तक 8-8, 9-9 साल से वो केसेस रिजॉल्व नहीं हुए। आज इलेक्शन होगा, कल हारने वाला कोई दरख्वास्त करेगा इलेक्शन कमीशन में, 5 साल असेंबली की मुद्दत पूरी हो जाएगी, उसके बाद जाके फैसला आ रहा होगा कि वो ठीक था या गलत था। So, Amir Abbas साहब, as per constitution and as per power description in the law about election commission, वो तो आपको ही पता है, हमें ही पता है, इलेक्शन कमीशन को पता है, तो वो पावर एक्सरसाइज क्यों नहीं करता? क्या इलेक्शन कमीशन अपने मसल्स खुद यूज नहीं करना चाहता और पिछले कई सालों से यही प्रैक्टिस वो कर रहा है, या उसको मसल यूज करने नहीं दिए जाते? देखिए कॉम्प्रोमाइज है ना, आपकी पुलिस कॉम्प्रोमाइज है। ये जो कुछ किया इस आईजी पंजाब ने, जो कुछ किया आईजी इस्लामाबाद ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च को और उसके एहतजाज को रोकने के लिए, क्या दुनिया में ये कई पुलिस कर सकती है? ये फाशिज्म नहीं तो और क्या था? यानी फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करना भाई, राइट टू असेंबल, राइट टू प्रोटेस्ट गारंटीड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इदारे चूंकि पॉलिटिकल बॉसेस के सब्जुगेट हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से। बिल्कुल ठीक है। अमजद साहब, सर कमेंट करिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर गए थे सर ब्रेक से पहले कि अगर धांधली ना हुई तो 20 हल्के हम जीत जाएंगे। सर अगर धांधली का मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर लीडर को, अमजद अली खान को, धांधली का खदशा है कल के इलेक्शन में? सर देखिए जो हालात हैं और जिस तरीके के साथ इस एक्टिव हुई है या कुछ चीजें जैसे इलेक्शन कमीशन है जिसने इलेक्शन कराना है, तो हमें उसके ऊपर डाउट तो है और हम कह रहे हैं कि ऐसा ना करें। ये मुल्क के साथ और पाकिस्तानी अवाम के साथ और खसूसन उन हलकों की अवाम के साथ जो अपने मुंतखब नुमाइंदे आगे लाना चाहते हैं, यानी कि मुंतखब जिन्हें करना चाहते हैं, अगर उनकी आवाज को दबाया गया या उनकी आवाज को धांधली के जरिए रोका गया तो उसका क्या होगा? उसका एक ही होगा कि मुल्क के अंदर जो गैर यकीनी की सूरत हाल है उसमें इजाफा होगा। नहीं तो अमजद साहब अगर ये सारी बातें हैं तो इस पर कहीं पटिशन ही ले जाते हैं या आप इलेक्शन नताइज का